बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज बात करें, ज़ाहिर है जो तकलीफ़ दे वाक़या रोनुमा हुआ तुर्की के अंदर और शाम के अंदर, हमारे हज़ारों भाई बहन भाई इस मुश्किल और क़यामत खेज़ जो ज़लज़ला था 7.9 रेक्टर स्केल के ऊपर रिकॉर्ड किया गया, और इसकी वजह से हज़ारों बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो गई। और विद इन अ फ्यू सेकंड्स हमने देखा, वी हैव अ लॉट ऑफ फुटेजेस ऑफ देम एंड कि हज़ारों बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़मीन बोझ हो गई। और उनमें कई ऐसे लोग थे जो बेचारे, क्योंकि वक्त था ऑलमोस्ट सुबह 4 साढ़े 4 के अराउंड का, और बहुत से लोग ऐसे थे जो सोए हुए थे और सोए हुए ही वो इस दुनिया से चले गए। और बड़ा तकलीफ़ दे और हौलनाक ज़लज़ला था जो टर्की के अंदर और शाम सीरिया के अंदर जो है आया और काफ़ी तबाही मचाई, कई शहरों को तबाह किया, और कई लोग अभी भी स्टिल मलबे तले दबे हैं। और रेस्क्यू टीम्स के काम जारी हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी 1122 का अमला और पाक फ़ौज का अमला कुछ रेस्क्यू हेल्प आउट के लिए टर्की गया है, और दुनिया के मुल्कों की तरफ से टर्की की इमदाद भी की जा रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको बताऊं तो फ्रैंक हुगर बीट्स एक ऐसे रिसर्चर हैं जिन्होंने 3 दिन पहले प्रिडिक्ट किया था, और उन्होंने बताया था कि टर्की और सीरिया के अंदर ये ज़लज़ला आएगा। व्हाट हिज प्रेडिक्शन वाज कि इट विल बी 7.5 रेक्टर स्केल, जो उनकी प्रेडिक्शन थी कि 7.5 रेक्टर स्केल का जो ज़लज़ला है वो टर्की के जनूब, यानी एग्जैक्ट जहाँ पर आया, और जो जिस तरह से टर्की के जनूब को और सीरिया को हिट किया, उन्होंने एग्जैक्टली डिफ़ाइन किया था एक चैनल के ऊपर, और बताया था कि ख़दशा है कि यहाँ पे एक 7.5 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला इन दोनों ममालिक को हिट कर सकता है। और उनकी इस बात को हवा में उड़ा दिया गया और कहा गया कि शायद ये इसी तरह मफरूज़े हैं जो ये बना रहे हैं और ख़ुद से एक बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं। क्योंकि इससे पहले भी 1-2 बार ऐसा ही हुआ कि जब फ्रैंक हुगर बीट्स ने कुछ प्रेडिक्शंस की थी कैलिफोर्निया के अर्थक्वेक के बारे में, तो वो पूरी नहीं हुई थी। इसके बाद फिर उनका तमस्खर बनाया गया और तमस्खर उड़ाया गया और कहा गया कि शायद इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन इस बार फ्रैंक हुगर बीट्स ने जो कहा था और एग्जैक्ट जो बताया था कि इन अ फ्यू डेज़, यानी उन्होंने 3 दिन 4 दिन का टाइम दिया था, जुमे के दिन उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, और उसके बाद एग्जैक्ट आफ्टर 3 डेज़ ऐसा हुआ कि 7.9 रेक्टर स्केल का ये ज़लज़ला जो है वो आया। और अगर उनकी इस बात को मान कर जान कर कुछ थोड़ा सा एहतियात कर ली जाती तो मेरा ख्याल है शायद हज़ारों जानें बच जाती। अब सिमिलरली पाकिस्तान में रहते हुए एक बात यह है कि फ्रैंक हुगर बीट्स ने पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान इस एरिए का भी प्रेडिक्शन की है कि शायद खुदा न ख्वास्ता हमें भी इस तरह का किसी ज़लज़ले को फेस करना पड़ सकता है अनकरीब विद इन अ फ्यू डेज़। तो आई डोंट नो यहाँ पर हमारी हुकूमतें कुछ इस चीज़ को पे फोकस करके कोई एहतियात करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि हमने देखा सैलाब की तबाहकारियों के अंदर, अगर सैलाब की तबाहकारियों में कुछ नहीं किया गया और इंतज़ार किया गया पानी के आने का, लोगों के डूब जाने का, मरने का, और लोगों के इस बदहाली का इंतज़ार किया गया कि जब ये हो जाएगा तो फिर हम कुछ करेंगे, उससे पहले तो सब लोग सो रहे थे, तमाम हुकूमतें हमारे मुल्क के अंदर सो रही थीं, कोई एडवांस प्रिपरेशन नहीं की गई, किसी भी तरह से सैलाब के आने की तैयारी नहीं की गई। और कहा यह गया कि फिर ये जो हमारे मुल्क के अंदर आफत आई है, इस आफत की वजह से तमाम गरीब लोग पिस गए, और तमाम लोग जो है इस क़यामत ज़दा आफत सैलाब की तबाहकारियाँ हम सब ने देखी, और उसके अंदर भी हमारा मुल्क बुरी तरह मुतासिर। स्टिल वी आर फेसिंग ऑल द डेवस्टेशन विच हैज़ बीन हैपेंड। इस सब पे डिस्कशन करूँगा। मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराऊँ। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एडवोकेट रुबाब सलमान। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ हैं शाहिद इकबाल भट्टी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो अपनी बात का आगाज़ करूँगा। मैडम रुबाब, आई विल कम टू यू। लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ज़ाहिर है इस टाइम पे बहुत हर तरफ सिचुएशन आप देख रही हैं कि निगरान सेटअप है, और निगरान सेटअप को जो कुछ नहीं भी अलाओ वो किया जा रहा है। यहाँ पे जिस तरह आज हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन दायर की गई है और एक एप्लीकेशन वहाँ दी गई है, उसके अंदर कहा गया कि जिन हल्कों में इलेक्शंस होने हैं वहाँ पर तमाम DCs तब्दील किए जा रहे हैं, और निगरान सेटअप तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स नहीं कर सकता। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि आए रोज़ पूरी लिस्टें जारी होती हैं कि तमाम इलाकों के DCs चेंज किए जा रहे हैं, हर तरह से ब्यूरोक्रेसी को चेंज किया जा रहा है। और अब ये जो पिटीशन आई है, आप क्या समझती हैं कि क्या इज़ इट गोइंग टू इफ़ेक्ट समहाउ? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बिलाल
निगरान हुकूमत मेरे ख्याल में जितना हमेशा जैसे कि एक्ट करती है, इस दफ़ा उसका जो है वो एक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक वो उस तरह एक लिमिटेड से स्फीयर में रहती है और वो अपने आप को जो है वो नहीं उन चीज़ों में करती है जो कि एक एक्टिव हुकूमत करती है। लेकिन इस दफ़ा ये वाकई ही देखा जा रहा है कि वो हर वो काम कर रही है जो कि एक एक्टिव गवर्नमेंट करती थी, मोर देन इट आई गेस। बिल्कुल, वो अपनी हर चीज़ को जिस में उसको उसकी लिमिटेशन है उस सबको, और एक हम लोगों ने कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि जब हमें किसी चीज़ का हल नहीं मिलता तो हमने एक आसान सा तरीका ढूंढा हुआ है कि वी गो टू कोर्ट। हाई कोर्ट का हम रास्ता लेते हैं और हम हाई कोर्ट में जाके जी अपनी एक रिट पिटीशन डाल देते हैं और कहते हैं कि जी इसका हल निकालते हैं, यानी कि उसको एक हम लीगैलिटी का जो है वो अंदाज दे देते हैं। ठीक है, सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ गोइंग ऑन। अब देखें कि ऑब्वियसली केयर टेकर हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन उसने ये चूँकि बर्डन जो है देन अगेन जो है वो जुडिशरी पर डाल दिया है। अब जुडिशरी देखते हैं कि क्या इसका फैसला करती है। ठीक हो गया। शायद इकबाल भट्टी साहब, आई कम टू यू नाउ। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि गिरफ्तारी के 3 दिन बाद मेरे पे शराब का पर्चा काट दिया गया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद एक सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, और ये सब कुछ होते हुए बीइंग अ लॉयर एट सुप्रीम कोर्ट, यानी पाकिस्तान की सबसे हायर कोर्ट के लॉयर होते हुए जो कुछ मुझे फेस करना पड़ रहा है इस मुल्क के अंदर इंतहाई तकलीफ़ का बायस है। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कौन सा कानून और कौन सी चीज़ें जो हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ती है, यानी कि वो कहते हैं कि आई वाज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, और 3 दिन के बाद अगर मेरे पे शराब नोशी का पर्चा हुआ है तो कहते हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है फवाद चौधरी साहब की, कि शायद मैं DIG साहब के साथ बैठकर ही पी रहा हूँ, इसीलिए मेरे पे पर्चा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया। तो जब उन्होंने खुद से स्टेटमेंट दे दी है कि मैं जेलम से सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करूँगा, ये जो जेल भरो तहरीक, ठीक है, तो मैं फवाद साहब हमारे दोस्त रहे हैं, आपको पता ही है, आप भी उनको जानते हैं, वो मीडिया पर्सन हैं जी, और व्यूअरशिप बहुत अट्रैक्ट करते हैं। खान साहब के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी बात को सुना जाता है तो वो फवाद चौधरी साहब हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। उनके जो लीडर्स थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब तो दुनिया से कूच कर चुके हैं, फिर वो जरदारी साहब के शागिर्द भी रहे, और अब वो इमरान खान साहब के शागिर्द हैं। फवाद चौधरी साहब की बातों को मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। उसकी वजह यह है कि फवाद चौधरी साहब का पिछले हफ्ते एक क्लिप चल रहा था जो हार्ट बर्निंग था आपके और मेरे लिए, जब बच्चों का उनसे पूछा गया जी, तो फिर वही स्टेटमेंट्स मैं पिछले काफ़ी अरसे से, सर बड़ा तमस्खर उड़ाया गया है वहाँ पे भी उनका, वो एक नेचुरल उनका था, ठीक है, तमस्खर उड़ाने की बात नहीं है, वो एक नेचुरल था। मैं भी बच्चों वालों, अगर मुझसे भी कोई पूछेगा डेफिनेटली देखिए, इट इज अ फीलिंग व्हिच कम्स आउट, अगर आपको कोई भी इंसान, लेकिन यहाँ पर उसको ऐसे प्रेजेंट किया गया, तमाम वो चैनल्स जो मेरा ख्याल है शायद गवर्नमेंट की सपोर्ट में होते हैं, और हमेशा हमने देखा कि उन चैनल्स पे उस चीज़ को और आजम सवाती साहब के रोने को और इन चीज़ को बनाकर, और फिर इस पर बाकायदा प्रोपेगेंडा, मरियम नवाज साहिबा आई, उन्होंने कहा कि बच्चों की तरह ये रो रहे हैं। शेख रशीद साहब को धक्के खाने के बाद वहाँ पे उनकी आंसू निकल आना, उनका रोना, फवाद चौधरी साहब का रोना, आजम सवाती साहब का रोना, इन तीनों की फुटेजेस चला के, और ये बड़े फ़ख्र से कहा गया कि क्या किसी ने नून लीग में नवाज शरीफ को रोते देखा? तो जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उठाया था तो कितने कितने आंसू कई दिन निकलते रहे थे जेल के अंदर। नवाज शरीफ साहब भी थे, मरियम नवाज साहिबा के जब केसेस बने तो अपने बेटे के गले लग के रोती रही कोर्ट के अंदर। तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इसके बावजूद हमारे सियासतदान ऐसे साफ झूठ बोलते हैं कि जैसे हमने तो कल को अल्लाह को जवाब दे भी नहीं होंगे और इन्हें किसी चीज़ की फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताइएगा कि मैं बीइंग ए सीनियर एनालिस्ट जी यहाँ पे जो बैठा हूँ, क्या मुझे नून लीग की नुमाइंदगी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप सारी बातें ठीक कर रहे हैं, जो गलतियाँ PTI करती रही जी, चाहे वो कुलसूम नवाज के बारे में हो, ठीक है, चाहे शेख रशीद साहब बेनज़ीर के बारे में कहते रहे हों, ठीक है, चाहे इजाजुल हक साहब ऐसी, मुझे इजाजुल हक साहब का कल परसों का एक बयान बहुत अच्छा लगा है, ठीक है, कि जेल भरो तहरीक से कुछ नहीं होगा, और ये पर्सनल असैसिनेशन। खान साहब को मैं इतना सपोर्ट करता रहा कि खान साहब ने हमेशा कहा कि पॉलिटिक्स की बात करें, पर्सनल बातें ना करें, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो है, पहले शुरू में नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी थी, ठीक है, 10 साल जब इन्होंने आपस में मुकमका कर लिया, जिसको इन्होंने चार्टर का नाम दिया, हालांकि होना तो चार्टर ऑफ पाकिस्तान चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो दैट वाज चार्टर ऑफ PMLN एंड पीपल्स पार्टी, ठीक है, वो किसी और जमात का चार्टर नहीं था, ठीक है। अगर आप चार्टर ऑफ पाकिस्तान होगा तो उसमें खान साहब को शामिल होना चाहिए, जो मैं कहता हूँ, ठीक है। जब ये बातें फिर इन्होंने आपस में ब्लेम गेम खत्म कर दी, ये आपस में पार्टनर बन गए,
ठीक है। जब पार्टनरशिप हो गई तो गाली गलौज बंद कर दी गई। अब उस स्पेसिंग में जब बेनजीर की शहादत के बाद पीटीआई ने वो स्पेस पकड़ ली इमरान खान साहब ने बेनजीर वाली जी, तो फिर नून लीग वही स्टैंड कर गई, पीपल्स पार्टी पीछे हट गई और पीटीआई ने वो मुकाम हासिल कर लिया। ये वहां से अटैकिंग शुरू हो के, जिसको हम ट्रॉलिंग कहते हैं, मैं आपसे ये तो एग्री कर रहा हूं कि इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक ये बात है कि अगर नून लीग वाले उनके रोने की तस्वीरों को प्रमोट भी कर रहे हैं और एक्सपोज भी कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जो कुछ पीटीआई के लोगों ने किया हमारे अफवाज के साथ, हमारे इदारों के साथ, तो ये सोशल मीडिया ट्रेंड है ही गलत। ठीक है। किसी भी लेवल पे जाके इसको कंट्रोल होना चाहिए। क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान पे से लेके हमारे इस्टेब्लिशमेंट के चीफ तक ये सारी बातें वो पीटीआई की तरफ से होती रही जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ये एक पाकिस्तान में एक ऐसी इंटरनल साइकोलॉजिकल वॉर शुरू कर दी गई है जिसको हम कल्ट का नाम दे रहे हैं, और मैं ये जत्थे बन गए हुए। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया या आपने किसी और पार्टी को भी देखा ऐसा करते हुए? नहीं, देखिए सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड पार्टी तो मुझे फ्रैंकली बताऊं पीपल्स पार्टी लगती है। ठीक है। अब तो इसमें पीडीएम की जमातों में से आपने देखा कि जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी है वो नून लीग से भी आगे जा चुकी हुई है बयान देने में जी। तो मैं देखें नून लीग के पास काम करने के लिए था नहीं, वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर बैठी। ठीक है। वो अपना वोट बैंक जाया कर बैठी है या वो इनएक्टिव कर बैठी है, उसके पास कोई काम नहीं है। सर लोग बड़े तजर्बाकार थे उनके पास, इसहाक जैसे चैंपियन, मिफ्ता इस्माइल साहब, 70 साल की एवरेज एज रखने वाले नून लीग के पार्लियामेंटेरियन। सर बड़ी उम्र का बंदा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ही होगा ना, उनके पास तो एक्सपीरियंस्ड लोग थे, तजर्बाकार लोग थे। आपको और मुझे ये कहकर आए थे कि इमरान खान साहब 150 रुपए लीटर पेट्रोल बेच के जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और अगर फैक्ट्स देखे जाएं तो 150 पे एक नाअहल टीम और एक नाअहल शख्स जिसको इमरान खान को पीडीएम इत्तेहाद कहता है, उसने 150 रुपए लीटर पे पेट्रोल इस मुल्क के अंदर रुका हुआ था। ये लोग इतने काबिल थे कि आके इन्होंने क्या का बेड़ा गर्क कर दिया है, हर चीज खत्म कर दी है, और आज हम, मेरा ख्याल है कि शायद पूरी दुनिया के आगे हाथ फैला रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता कोई हमारी मदद कर दे। ये तजर्बा था इन लोगों का। यानी मैं एक सिंपल सी बात, मेरा एक आपसे सवाल है, अगर कोई बंदा आपको कारोबार आप कर रहे हो और आपको कुछ फंड्स दिए जाएं, 16-17 करोड़ पे दिया जाए कि शायद इकबाल साहब आप जो है इस पे बिजनेस करें, और आपका मैं बड़ा तजर्बाकार इंसान हूं, आप उस 16-17 को 3 पे ले आए, 2 पे ले आए, तो क्या आप अच्छे तजर्बाकार रहे हैं या आप नाअहल होंगे? देखिए बिलाल, मैं इस वक्त जो आपने बात कर दी ना, ये सबकी आवाज है। ठीक है। ये सर ये पूरी आवाम की आवाज है, ये आवाम की तकलीफ है। आपने आवाम कह दिया, मैं कह रहा हूं ये कौम की आवाज है। ठीक है। लेकिन अल्लाह करे कौम की हो जाए। हाँ जी, कौम की। बात ये है कि क्या इमरान खान साहब ने जो स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, वो कोई विजडम रखते हुए लिए थे? अगर इमरान खान साहब के सारे स्टेप्स ठीक होते, यानी वो प्लेयर है ना, वो कहते मैं गेमर हूं और मैं 6 बॉल, एक बॉल बटा हो गई, एक बॉल हो गई, एक वाइड हो गई, नहीं सुन ले। इमरान खान साहब अगर कामयाब होते तो आज भी प्राइम मिनिस्टर होते। ये मैं कह रहा हूं। जिस कामयाबी को हम अपनी सियासत में कामयाबी समझते हैं, यहाँ पे सियासत तो मुनाफिकत का नाम है। ठीक है, जो जितना बड़ा मुनाफिक, सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेरी बात सुने, जो जितना बड़ा मुनाफिक उतना अच्छा सियासतदान, ऐसे ही आपको इसमें शक? मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। तो सर फिर इसका मतलब है कि खान साहब को मुनाफिकत नहीं ठीक करनी है। सुन ले, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ जो है वो गैम्बलिंग है। ये दैट इज रॉन्ग। हम लोग इमोरली इस मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स करते हैं, किसी किस्म की मोरालिटी नहीं है। सियासतदान झूठ बोलने पर अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े सियासतदान हैं, तो हम सबसे अच्छा झूठ बोलते हैं, हम सबसे अच्छा आवाम को गुमराह करते हैं, सबसे अच्छा आवाम को लूटते हैं, तो हम सबसे अच्छे सियासतदान हैं। दैट इज रॉन्ग। खान साहब जिस तरह नून लीग ने गलतियां करके खान साहब को स्पेस दी, इस तरह खान साहब अब गलतियां करके पीपल्स पार्टी को स्पेस दे रहे हैं। ठीक है। मैं नून लीग की तो बात ही नहीं कर रहा हूं ना। नून लीग इज नो मोर। मैं फ्रैंकली आपको बता दूं, देखें अब जो मरियम को टास्क दिया गया है ना, ये मैं आपको अंदर की बात बता दूं जी। मरियम, आप मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो को बेनजीर की शहादत को कितनी देर हो गई है कि बिलावल भुट्टो चेयरमैन है? ठीक है, 2007 जी, और हम 2023 में 15 साल। ठीक है, 15 सालों के बाद वो फॉरेन मिनिस्टर बनाए गए, बने नहीं है जी, जी बनाए गए। ऑप्शन उनके पास पीएम बनने की भी थी। नहीं, क्या मैं सही कह रहा हूं? ठीक कह रहे हैं। जो मेरे सोर्सेज है वो कहते हैं कि वो शहबाज शरीफ से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसमें अरसा कितना लगा है? 15 साल। ठीक है। मरियम अभी पार्लियामेंटेरियन नहीं है। मरियम ने सिर्फ अपनी मदर को रिप्लेस करके उनकी थोड़ी बहुत जो कार्रवाइयां की वो की।
अभी तो उन्होंने पार्लियामेंट में जाना है, ठीक है। अभी तो उन्होंने पार्लियामेंटेरियन बन के वो मुनाफकत या अच्छाइयों वाली चीजें सीखनी है, ठीक है। अभी तो वो इमेजिनेशन में है। मरियम इज अराउंड 49 ईयर्स, ठीक है। ठीक है। बिलावल तो अब जाके 34 के हुए हैं। मरियम को जो दंड पड़ चुका हुआ नून लीग को, मरियम को बिलावल वाली स्टेज पे जाने के लिए कम से कम 15 साल चाहिए। ठीक तो है। इसका मतलब है कि शी वुड बी अराउंड 65। सर अगर ये रियलिटी है तो फिर मैं शाहिद देखिए, खान अगर अब्बासी- आप कह रहे हैं मैं एनालिसिस गलत कर रहा हूं तो मुझे बताइए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब इतने सीनियर लीडर हो, एक बार वजीर आजम भी रहे इस मुल्क के, हमेशा लॉयल देखा उन्हें नून लीग के साथ, आज भी वही कहते हैं कि वो नून लीग के साथ लॉयर हैं। जैसे चौधरी निसार अली खान साहब ने सियासत छोड़ दी और नून लीग का साथ नहीं छोड़ा, बड़े दोस्त थे वो भी। देखिए अब्बासी एतजाज साहब हसन के। ने भी छोड़ा। मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने नवाज शरीफ साहब को ये फरमाया था कि 3 अगर साल आपने पहले। मरियम को ये ओहदा दिया या इंचार्ज बनाया तो मैं पार्टी से साइड लाइन हो जाऊंगा। इट मींस कि वो अपने आप को अपना वो गिल्ट समझ रहे थे, या वो ये समझ रहे थे कि ये हमारी इंसल्ट होगी कि अगर एक छोटी बच्ची को लाके हम सब के ऊपर इंचार्ज बना दिया जाए। दैट इज पॉजिटिव, ये बड़ी उनकी मुझे पॉजिटिव बात लगी कि यही डेमोक्रेसी है असल में। लेकिन ये डेमोक्रेसी में मुल्क में तो बिलाल, नहीं आ रही। मुझे ना सिर्फ मरियम 1 मिनट बनाने भी नहीं गई, कुछ भी करने नहीं गई। मुझे 1 मिनट दे दें सर। मैं उसकी सर्जरी कर लूं जरा नून लीग वालों की मरियम सर्जरी एनालिसिस में। ओके। ये देखिएगा कि नून लीग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पीपल्स पार्टी के पास इमरान खान साहब ने जो ट्रेंड दे दिया, इमरान खान साहब 70 प्लस में एज में, जी उनको अभी तक मैं और आप मिलके उनको यूथ में लेके जाते हैं। ठीक है। यानी उन्होंने एक यूथ को प्रमोट किया, बल्कि जिसको हम कल्ट का नाम दे देते हैं, तो मैं कहता हूं नहीं, उन्होंने एक फोर्स बनाई है। पहले मैं कल्ट का लफ्ज यूज करता, मैंने कहा नहीं, उन्होंने ठीक फोर्स बनाई है, लेकिन वो अपनी लिमिटेशन से बाहर चली जाती है फोर्स, उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि रिप्लेसमेंट ऑफ पीपल्स पार्टी, चाहे वो एतजाज हसन हो, चाहे उनके बड़े बड़े लोग हों, ताज हैदर हों, वो सारे रिटायरमेंट पे चले गए। आपको पता जहांगीर बदर साहब भी साइडलाइन हो चुके हुए थे, लतीफ खोसा साहब भी। अब मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। ठीक है। डेफिनेटली एक एज ग्रुप है, देखें पीटीआई का एज ग्रुप 40 को टच कर रहा है, उनकी यूथ है उनमें और एनर्जेटिक है। जो नून लीग का जितना भी वो सिस्टम बन रहा है स्ट्रेटजी वाला, उसमें वो 60 और 70 को टच कर रहे हैं। तो एक नई जनरेशन में अगर उसने नून लीग से शीन लीग में, नून लीग शीन में नहीं गई, नून लीग ने डायरेक्ट हिट किया है मीम में, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग मीम ग्रुप बनेगा। ठीक है। शीन खत्म होगा, ठीक है, क्योंकि वो भी 70 प्लस में है। ओके। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आने में देर लगेगी। अभी वो लर्निंग प्रोसीजर में उनको खान साहब तक पहुंचने के लिए, खान साहब को बीट करने के लिए 15 साल चाहिए नून लीग को, उस फिलॉसफी को। खान साहब देखें 20-27 साल हो गए उनको अपनी पीटीआई बनाए, और उनको पॉपुलर हुए 15 साल हो गए हैं। 15 सालों में डेली वो एक टाइम घंटा 1.5 घंटा लगाते हैं। ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा एक फिलॉसफी और एक मिथ क्रिएट की गई है ना, उसको बीट करने के लिए नून लीग, अगर नून लीग इन्हीं चक्रों में पड़ी, देखें खान साहब जो गलतियां करते रहे एहतसाब के नाम पे, ठीक है, विक्टिमाइज करते रहे हैं, यही गलतियां नून लीग कर रही है। ओके। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूं खान साहब सिस्टम को बदलें। खान साहब ये कह दें कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बनना चाहता, मैं पाकिस्तान को आजाद करवाना चाहता हूं। जितनी कौम है ना इस वक्त, जो आप कौम कह रहे कि अवाम है, कौम नहीं है, ये कौम बन जाएगी और खान साहब का साथ दे देगी, हमारी जान छूट जाएगी। खान साहब जब तक पीटीआई को प्रमोट करते रहेंगे वो फंसे रहेंगे। जब वो अवाम को, कौम को आवाज देंगे, और वो आवाज ये देंगे कि मैं इस सिस्टम का बाइकआउट करता हूं, ये सिस्टम जो है ओवर हीटेड है, ये सिस्टम ठीक नहीं है, मैंने कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, मैं इसमें इलेक्शन नहीं मानूंगा, क्योंकि इसमें 10 इलेक्शन भी हो जाएं तो इसके ये जो जंग-आलूद इलेक्शन होंगे। लिहाजा खान साहब को इलेक्शन की जल्दी क्या है? जितनी मर्जी गाली देखें, पॉलिटिक्स में अदालतों में जाना और अपनी बेल ले लेना, दैट इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। ठीक है। हमारी अदलिया के पास कोई काम नहीं इन्होंने छोड़ा, उनमें लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, बड़े बड़े केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमारी अदलिया जो है वो एग्जेक्टिव का काम कर रही है, तो पाकिस्तान फिर उनके हवाले कर देना चाहिए इनको, ठीक है, कि वही चला ले। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को तो वो पीटीआई वाले एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहला रहे हैं अपने आप को। कम से कम अगर वो अदलिया को पसंद करते हैं, बार बार वहां जाते हैं, तो फिर यहाँ पे अदालती निजाम आ जाए। शेख रशीद साहब की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई और अब कहा यह जा रहा है कि शायद
भड़काने, बगावत और दो जमातों के दरमियान तसादुम की का भी उन पर पर्चा किया जाएगा और आज उनकी जो बेल होनी थी उसकी मुस्तरद कर दी गई है दरख्वास्त और कहा गया कि उनकी ज़मानत नहीं होगी। मिस्टर बाब, ओवर टू यू नाउ। ये बेल आप क्या समझती हैं होनी चाहिए थी या जो नहीं हुई ठीक हुआ है? असल में जो इसने अदालत ने जो स्टांस लिया है, मजिस्ट्रेट साहब ने जो स्टांस लिया है वो ये लिया है कि चूँकि ये एक शक है कि वो अपने बयानात को जिस तरह वो अभी कर रहे थे, चूँकि वो अपने बयानात को रिपीट कर रहे हैं बार बार, उससे वो इसी तरह करते रहेंगे और इससे इंतशार जो है वो फैलता रहेगा। ठीक है। सो जब तक इलेक्शन नहीं होते या ये जो बीच का जो टाइम चल रहा है, इसको डेफिनेटली टेक केयर करने के लिए अभी उनको जो है उनकी बेल होना जो है वो मुनासिब नहीं है। So, लेकिन एक पॉजिटिव बात ये भी थी कि जब सिंध पुलिस लेने आई थी उनको और उन्होंने राहदारी उनका रिमांड मांगा तो जज साहब ने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो पूछताछ करनी, जी उन्होंने कहा जो भी पूछताछ करनी है वो अडियाला जेल के अंदर ही की जाए, इनको किसी और शहर में मूव नहीं करना। कि एक ही मुकदमा इतने मुख्तलिफ शहरों के अंदर कैसे दर्ज हो रहा है? तो क्या मैडम एक ही केस मल्टीपल सिटीज़ के अंदर दर्ज हो सकता है? इनफैक्ट जहाँ पर आपका इवेंट हैपन होता है, जहाँ पे अकर होता है, वहाँ पर अगर वो बंदा वहाँ से मूव कर जाता है और वो कहीं और जाता है तो उसको डेफिनेटली वापस ले जाने के लिए आपको जो रिमांड की बात आप कर रहे हैं वो लेना पड़ता है। ठीक है। लेकिन अगर उसने वो इंतशार, क्योंकि शेख रशीद साहब के मामले में वो जो इंतशार उन्होंने ये कहा जा रहा है कि जगह जगह डिफरेंट जो है फॉरम्स के ऊपर डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो किया है, लेकिन जो कॉज ऑफ एक्शन है वो एक ही है। अब वो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो एक ही है और वो इसलिए रोकी जा रही है क्योंकि उससे पूरे मुल्क में इंतशार फैल रहा है। तो उसकी सज़ा के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर जगह के लिए जो है उनको हर जगह पे अलग-अलग सज़ा हो या अलग-अलग उनको भेजा जाए और वहाँ पर वो अपने जो है वो जुडिशल जो रूल्स हैं उसको वो फॉलो करें। इसलिए जो है मजिस्ट्रेट साहब ने उसको एक जगह के लिए कंसाइज कर दिया है कि इनका क्योंकि एक ही एलिमेंट है, एक ही जो है कॉज ऑफ एक्शन है और जो है उसका ताल्लुक जगह से नहीं है बल्कि सिर्फ एक इंसान से है और उसको ऑब्वियसली अगर वो नहीं बोलेगा, नहीं जो है अपने बयानात बार बार देगा तो वो किसी भी फॉरम पे, यानी कि जैसे अब मीडिया है, अगर मीडिया पे अगर एक बंदा आ गया तो वो तो ऑल ओवर द पाकिस्तान चला जाता है। मीडिया पे एसएचओ साहब आए जो लेने आए थे, राहदारी का रिमांड मांग रहे थे और उनसे मीडिया ने क्वेश्चन किया दैट हु यू आर, तो उसने कहा जी आई एम अ रिपोर्टर ऑफ डॉन न्यूज़। ठीक है, और वो बाद में मीडिया पे सामने आ गया। ये यहाँ पे ये सबसे बड़ा इशू है कि आप झूठ बोल भी ले मीडिया पर, एवरीथिंग विल बी शोन टू यू योरसेल्फ और दिखा दिया गया और पूरे मीडिया पे हर तरफ चला कि ये तो एसएचओ हैं जो लेने आए थे शेख रशीद साहब को और ये उनका राहदारी रिमांड मांग रहे थे एंड ही क्लेम्ड कि मैं डॉन न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ। सो यही प्रॉब्लम मेरा ख्याल शायद हमें यहाँ पे फेस करने में आती है कि हमारी पूरी कौम के अंदर कहीं किसी भी जगह पे देखा जाए कि शायद हमें झूठ बोलना किसी भी तरह से जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे इट इज़ वेरी इजी और इस पर कोई पूछगछ नहीं होगी, देयर इज़ नोबडी टू आस्क। शायद वी डोंट हैव रूल ऑफ लॉ हियर, इसलिए सब कुछ हो रहा है। और दूसरा ये कि सोशल मीडिया का दौर है, आपकी हर चीज़ जो है वो रिकॉर्डेड है, जो आप बोल रहे हैं वो आज नहीं तो कल को आपके सामने आना है। बिल्कुल। और जाहिर बात है शेख रशीद साहब अगर ऑन मीडिया आके एक बात कर रहे हैं तो वो पूरे पाकिस्तान में जा रही है और वो पूरे पाकिस्तान में उसको जो है इंतशार फैल रहा है, इसलिए उसका ताल्लुक किसी भी जगह से आप नहीं कर सकते। इसलिए उनको जो है वो राहदारी का जो है वो रिमांड नहीं दिया गया और उनको नहीं भेजा गया कि आपको हर जगह पे जाके हर एक जगह पे एक ही बात को दोबारा आंसर करना है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। और दूसरी बात ये कि इसकी जो है वो एक प्राइवेट कंप्लेंट है। प्राइवेट कंप्लेंट के तहत जो है उनको जो है वो आई और बड़े अजीब तरीके, यानी कि एक फ़र्स्ट टाइम हमारे सामने ये तरीका आया कि उनको नोटिस जाने से पहले, उनको बुलाने से पहले टीवी के ऊपर जो है वो बताया गया कि जी आप क्या आपके खिलाफ जो है वो कौन सा मुकदमा है और क्या। ये भी एक मीडिया का दौर है, इसलिए सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि पहले मीडिया पर आएगा और फिर बंदे को अरेस्ट किया जाएगा। नहीं ज़ोहेब, सबसे पहले अगर ऐसे कोई बात होती है तो लॉ में पहले अमेंडमेंट होती है। जब आपकी लेजिस्लेशन एक चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको जो है वो आप उसको खुद से अमेंड कर लें, और ना ही इस पर कोई ऐसी जजमेंट या ऐसा कोई केस लॉ है कि हम कह सकें कि दिस इज़ द लॉ या उसमें कुछ फर्दर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया हुआ है या कुछ भी। तो ऐसी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस तारीख में, इस एरा में जो चीज़ें देख रहे हैं दैट इज़ क्वाइट न्यू टू अस।
जो है। जिसकी ना कोई लेजिस्लेशन है, ना कोई हमारे पास केस लॉज हैं, ना हमारे पास कोई और चीज़ है, और हम देख रहे हैं कि वो किस तरह इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ जो है वो बाइज्ड भी नज़र आ रहा है। और बड़े क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी चीज़ें बाइज्ड हैं जो कि पहले कभी नहीं हुई और अब जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओपनली हो रही हैं। शाहिद इकबाल भट्टी साहब, ऐसा कभी नहीं देखा गया कि मैंने जिसके पास पेश होना था उसको तब्दील कर दिया गया हो। यानी जो ये शाह महमूद कुरैशी साहब की आज की स्टेटमेंट है कि वो जिस शख्स के पास प्रेजेंट होने जा रहे थे उन्हें चेंज करके अपनी मर्ज़ी का बंदा बिठा दिया गया, और जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं, जिसकी आज पिटिशन अभी मिस रुबाब के साथ डिस्कशन भी हमारी हो रही थी कि जो भी जिन हलकों के अंदर इलेक्शंस होने हैं वहाँ पे डीसी अपॉइंट किए जा रहे हैं, अपने लोग लगाए जा रहे हैं, तमाम लोगों को चेंज किया जा रहा है। सर, क्या ये पॉजिटिव तैयारी हो रही है इलेक्शन की, ये क्या हो रहा है? फिलहाल इलेक्शन नहीं हो रहे। ठीक है, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ। अभी आपने वो बताया था ना कि अर्थक्वेक का वो जी बिल्कुल, फ्रैंक साहब हैं, जी जी, वो जो फ्रैंक हुगर बीट्स, जी जी, वो जो वहाँ के शेख रशीद हैं, ठीक जो है, प्रिडिक्शन देते हैं कुछ कामयाब। सर वो प्रॉपर रिसर्चर है उस बंदे ने जो नहीं, शेख रशीद साहब की हम सब हमायत कर रहे हैं। हाँ जी, वो हमायत के काबिल शेख साहब नहीं है। उसकी वजह ये है कि शेख साहब ने जलाओ, घराओ, मिटा दो, आग लगा दो, ठीक है, ये आज उनके साथ हो रहा है ना जी, ये उस वजह से आज का ये वो अफसाना है। अच्छा, वो जलाओ गिराओ वाली स्टेटमेंट उनके सामने मुझे आ एक चीज बताएं कि क्या शेख साहब अवामी मुस्लिम लीग सेपरेट रख के, ठीक है, ज्यादा बड़ा लॉयल्टी इमरान खान को क्या शो करना चाहते हैं? परवेज अलाई ज्यादा लॉयल्टी शो करने में कामयाब हो रहे हैं या शेख रशीद? ठीक है, परवेज अलाई ने कोई ऐसा बयान दिया, आप बताएं मुझे। नहीं, हालांकि उनके घर गुजरात में भी छापे पड़े हैं। जी बिल्कुल। मोनिस अलाई कोई ऐसा बयान दे रहा है जो फवाद चौधरी दे रहे हैं? नहीं। खान साहब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है, आपको परवेज अलाई साहब का वो 4-5 दिन पहले वाला वो बयान भूल गए हैं कि ये डब्बू पहले काबू आइंदा, तो बात जान दी। बात यह है कि खान साहब जो इस वक्त सिर्फ स्पीचेस पे उन्होंने जोर रखा हुआ है, वो निगोशिएशन पे और डायलॉग्स पे नहीं आ रहे। कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को उनको बुलाना चाहिए, उनके पास चल के चले जाना चाहिए जैसे नवाज शरीफ चले गए थे बनीगाला, या उनको टेलीफोन करना चाहिए। अगर इमरान खान साहब कर दे इनकार, ठीक है, कॉन्फ्रेंस के अंदर, फिर तो ये सारा का सारा जो गंद है ना, जो बार बार कहते कि इमरान खान गंद डाल रहा है, जिसको पीडीएम की गवर्नमेंट गंद को जो है ना वो स्प्रेड कर रही है, समेट नहीं रही। गवर्नमेंट का काम होता है उसको समेटना। ठीक है, खान साहब ने तो देखा वो अपोजिशन हमेशा गंद ही डालती है, ठीक है, वो रोकती है, उसको गंद ही लफ्ज यूज किया जाता है, सॉरी टू से, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि उस गंद को समेटना, पीडीएम वाले उसको जो है ना और स्प्रेड कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब अगर वाकई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उनको इतनी फिक्र है कि हम एक हाथ से कशकोल से पैसा मांग रहे हैं और कल वो जाएंगे टर्की में कि वहां अपने करने, हालांकि वो जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको आईएमएफ यहां बैठी हुई है, आईएमएफ ने जो गाइडलाइन दी है, ये तो इनको अपने केसेस बचाने के बजाय नून लीग को जो 9th रिव्यू ऑफ आईएमएफ था जी, उसके मुताबिक ये पार्लियामेंट में बैठ के यही गाइडलाइन पार्लियामेंटेरियन को बनानी चाहिए। सर 9th रिव्यू 25 अक्टूबर का पेंडिंग है, आज तक नहीं हुआ। कॉर्पोरेट लाइफ में रिव्यूज होते हैं, आज भी क्वार्टरली रिव्यूज हुआ करते हैं। ये 9th रिव्यू था, 12 रिव्यूज होते हैं टोटल जी 3 सालों के, तो ये 9th रिव्यू पे डेडलॉक आ गया। बिलाल मैं यही तो बताना चाह रहा हूं क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट हेड करता रहा हूं, लेकिन मेरी अपनी फीलिंग्स है बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने सिर्फ उनका फोकस अपने केसेस खत्म करवाने पे था, ठीक है, और किसी तरह वो जो पैसा चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि डे टू डे एक्सपेंस जो हमारे हैं ना, जो इतनी बड़ी कैबिनेट बना रखी है, उसके एक्सपेंस चल जाए। पाकिस्तान जो है ये डिफॉल्ट तो नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि पॉलिटिशियन ने, इसमें पीटीए भी शामिल है, पॉलिटिशियन ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको डिफॉल्ट ना किया जाए अपनी सीट के लिए, ठीक है। तो शहबाज शरीफ अगर इनवाइट नहीं करते इमरान खान साहब को, तो ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने में और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में नून लीग का हाथ होगा, पीडीएम का नहीं होगा। सर वो तो, और अगर इमरान खान साहब उसमें नहीं जाते, अगर इमरान खान इन्विटेशन के बाद नहीं जाते, तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब की 27 साल की स्ट्रगल, इमरान खान साहब को खमीनी साहब की तरह लीडर बनना चाहिए, ठीक है। वो अपनी ये लस्ट प्राइम मिनिस्टरशिप वाली छोड़ें, वो प्राइम मिनिस्टर से बड़े लीडर हैं अगर वो बनना चाहें। प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान रियासत का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। खान साहब अगर रियासत को कंट्रोल करना चाहते हैं
वो अवाम के लीडर बनना चाहते हैं, वो पीटीआई के लीडर नहीं बनना चाहते, तो उनको ऐलान करना चाहिए कि मैं इस सिस्टम में नहीं रहूंगा और मैं इनको रहने सिस्टम में ना रह के ही तो रिजाइन किया, 2 हुकूमतें खत्म की हैं पंजाब तो वो की और गलत KPK किया ना भाई, वो ऐसा सिस्टम खत्म किया उन्होंने कि वो सब मलबा उन पे गिर रहा है। बस उनको यही जो आप कहते हैं ना कि वो खिलाड़ी हैं, वो हम बात कर रहे हैं IMF की। ब्लूमबर्ग की मैं आज की आपको रिपोर्ट बताऊं तो ब्लूमबर्ग ने कहा है कि पाकिस्तान से रोजाना $5 मिलियन अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। ठीक है, ये स्मगलिंग बिलाल मुझे ये बताएं, उसने सिर्फ ये नहीं कहा, IMF ये कह रहा है कि 16 अरब डॉलर 30 जून तक आपने प्रोड्यूस करने हैं। कहां से करेगा पाकिस्तान? सर अब यही तो बात है आपको, वो फिर ब्लूमबर्ग उसके बाद 4 यानी $4 बिलियन जो हैं उन्होंने अभी शो करने हैं। इसहाक डार साहब ये क्लेम करते हैं और इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान से डॉलर बाहर स्मगल हो रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को छोड़ें, इसहाक डार साहब ने अपने मुंह से कन्फेस किया, बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर इन दिस कंट्री, आपको क्या लगता है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर कन्फेस कर रहा हो कि मेरे मुल्क से मनी लॉन्डर किया जा रहा है, मनी स्मगल की जा रही है डॉलर्स की मद के अंदर, तो क्या ये जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्टर पे नहीं आती? यार इसहाक डार साहब बूढ़े हो चुके हैं सर, फिर 5 साल वहां रहे, आपको याद है ना, आपने लंदन में उनकी फुटेजेस देखी, सर पे टोपी पहनी हुई है जी, पैंट ऊपर की हुई है और नमाज़ें पढ़ रहे थे माशाल्लाह। तो जब बंदा 5 साल आउट ऑफ साइट हो जाता है ना, किसी भी बिजनेस से आप आउट हो जाते हो, ठीक है, तो आपके रिफ्लेक्सेस वो नहीं रहते। ठीक है, मैंने खुद काम किया हुआ है, मैं फील करता हूं कि अगर 2 सालों में मुझ में, अगर मुझे इस वक्त आपने उस वक्त कि बड़ी साहब अगर आपको इतना पैसा दे दिया exactly, आफ्टर एवरी डेकेड यू स्टार्ट पुलिंग डाउन योरसेल्फ, आई मीन लाइक आपको नेचुरली फील होता है हर इंसान को कि आपकी सेंसेस जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। जो एक इकोनॉमिस्ट था उसको अपने ही इकोनॉमिस्ट को जलील करके पीछे किया है और आप एक मसीहा बाकायदा जलील किया है इन लोगों ने, और मसीहा बन के आप मॉन्स्टर बन गए। तो ये पहला ही केस है, ये बिल्कुल वही हुआ है जो असद उमर और बाद में वो सर इसहाक डार साहब जो है झूठ बोलने पर इनको IMF की तरफ से ही पाकिस्तान को $6 मिलियन का फाइन पे करना पड़ा था, अगर आपको याद हो तो। इसहाक डार साहब की रॉन्ग स्टेटमेंट पर और झूठ बोलने की वजह से पाकिस्तान ने $6 मिलियन का फाइन पे किया था और इसहाक डार साहब वादा माफ गवाह भी बने और बड़ा कुछ इन्होंने एक्सेप्ट किया था जब ये पाकिस्तान से लास्ट इनको यहाँ से भगाया गया था शाहिद खान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट के अंदर, तब यहाँ पे मतलब ये वादा माफ गवाह बने हुए थे, बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट कर चुके थे, नैब के अंदर सारा कुछ इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ था इसके बाद इसहाक डार साहब का दोबारा वापस आना, इस मुल्क के अंदर आके दोबारा से एक अचीवमेंट शो करना और फिर दोबारा से लोगों के साथ झूठ बोलना कि जी डार साहब आ गए हैं तो अब तो मुल्क आप पर ठीक करेंगे, और फिर ठीक भी ना करना, किया ये अवाम इतने बेवकूफ़ हैं कि ये दोबारा से अब इन PDM के इन्हीं चक्रों में लगे रहेंगे और ये कहेंगे कि जी इमरान खान ने इस मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया, जबकि IMF के 7 रिव्यू पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किए, 8वां और 9वां रिव्यू, 9th रिव्यू अभी तक ये कर नहीं सके, 8वां भी इन्होंने किया, 9th रिव्यू भी ये करना चाह रहे थे जो 25 अक्टूबर से आज तक पेंडिंग है, और पता नहीं किस चीज़ को बचाने या शायद मैशत का बेड़ा गर्क करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। नहीं देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता ये गद्दारी वाली साइड पे चली जाती बात कि कोई गद्दार होगा, ठीक है, लेकिन मैं इनएफिशिएंट जरूर कह सकता हूँ, इनकॉम्पिटेंट भी कहें, इनकॉम्पिटेंट मैं कह सकता हूँ। आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, इसीलिए मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के एक बात कर रहा हूँ कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का आइन इंटैक्ट है और उसको मानता कोई नहीं है, ठीक है, उसको बिल्कुल कुरान पाक की तरह हॉली बुक समझ के शेल्फ में रखा हुआ है। आप किसी भी पार्लियामेंटेरियन से, मैं जब मिलता हूं, आपको पता है कि मैं हर वक्त सोशलाइजिंग में होता हूं और इनसे मिलता रहता हूं, जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं इनसे आईने पाकिस्तान पूछता हूं तो किसी को पता ही नहीं है। जी बिल्कुल, वो कहते हैं यार ये हमारा काम नहीं है, हम MNA MP हैं, ये हमारा काम नहीं है, लॉ एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, चलें ये बात मान ली। फिर मेरा अगला क्वेश्चन होता है, चाहे किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक, मैं कहता हूँ यार आपका जो अपना मैनिफेस्टो है, वो जो गाइडलाइन आपकी पार्टी की है वो बताएं। नहीं, वो हमारे पास तो नहीं, हमारी जनरल सेक्रेटरी के पास होगी, ठीक है, मैं 3 सालों से मांग रहा हूँ, किसी के पास नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जी रियलिटी है सर। अच्छा, जब मैं परेशान होता हूँ यार ये MNA MPs बन गए हैं, इनके पास नॉलेज नहीं, इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, क्या ये मुल्कों के बनाएंगे निजाम को, ये चलाएंगे? इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान को चलाने के लिए जिस नहज पे पहुंच गया है, किसी ने 10% हिस्सा डाला है और किसी ने 90% हिस्सा डाला है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तो किया है ना, और आवाम भी बेहिस हो चुकी है कि पेट्रोल महंगा होने पे वो अपने अपने केन उठाते हैं, मैं पेट्रोल डलवाएंगे, अपने अपने केन उठाते हैं और उसमें जखीरा अंदोजी के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो मुहासरा नहीं करते पेट्रोल पंप का कि यार पेट्रोल महंगा हो गया, या वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के बाहर वो 1 लाख बंदा जमा होकर धरना दे दे कि पाकिस्तान में पेट्रोल पहली दफा इतना महंगा हो गया। नहीं, आज भी गुजरांवाला में जो प्रॉब्लम आई है तो अवाम जो है ना वो 300 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए तैयार है, ये बेड़ा गर्क हुआ, बेहिसी हुई है।
इसका वाहिद हल जो है ना बिलाल, वो कौमी गवर्नमेंट है जो प्रोफेशनल की हो। ठीक है। सभी पार्टीज में से अच्छे प्रोफेशनल लोग उसकी स्क्रूटनी करे, सर, ऐसा तो हमारी कभी होगा अदालत नहीं, यहाँ पर- अदालत करे। वो कहते नहीं आइन में ये पहले बताएं पाकिस्तान कौन सा आइन के मुताबिक चल रहा है ना। ठीक है। परवेज मुशर्रफ वफात पा गया, जन्नत नसीब करे उनको, उनके दर्जात बुलंद करे, उनके गुनाह माफ करे। क्या वो पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चला रहे थे? क्या ये पीडीएम आइन के मुताबिक चला रही है? ये जो अभी आप कह रहे हैं ट्रांसफर हो रही है, क्या ये आइन के? यार आइन तो एक हॉली बुक है, सिर्फ उसका नाम है, चलाते हम लोग अपनी मर्जी से हैं। ठीक है। तो जब अपनी मर्जी से चला रहे हैं तो भाई एक कौमी गवर्नमेंट आए, टेक्नोक्रेट्स बहुत खतरनाक काम है। ठीक है। कौमी गवर्नमेंट आए चार्टर ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, जिसमें सभी पार्टीज के लोग आए और गैर जमाती तौर पे वो शामिल होकर ठीक है। एक इलेक्शन करवा के पाकिस्तान को स्मूथ करके 5 साल बाद जब बैठ जाए तो उसके बाद जमाती इलेक्शन हो जाए। और उसमें ये जो वजारत खजाना अभी आप बात कर रहे थे, वजारत खजाना तो होनी रियासत के पास चाहिए, वो तो गवर्नमेंट के अंडर होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान ठीक हो जाएगा ठीक है। अगर वो रियासत, यानी जैसे हमारे इदारे हैं, ऐसे एक इदारा जैसे स्टेट बैंक इदारा था, तो स्टेट बैंक और वो ये अलग रियासत पाकिस्तान के अंडर चला जाए ताकि वो इसकी अकाउंटेबिलिटी रखे। तो ये जब हुकूमत के अंडर होती है तो वो डेवलपमेंट के फंड आप देखें, अंडरपास बना के, और सेहत कार्ड, खान साहब ने सेहत कार्ड जबरदस्त बनाया, शहबाज शरीफ ने अंडरपास जबरदस्त बनाए, लेकिन उससे कितनी अवाम को फायदा क्या पहुंचा उन दोनों चीजों का? सेहत कार्ड से तो सर फायदा पहुंचा है बहुत से लोग जिन्होंने इलाज देखिए, मैं खुद, आपको पता है कि मैं उसका प्रमोटर रहा हूं। ठीक है। लेकिन खान साहब टेक्निकली प्ले करते, इनामुल हक के साथ मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट और सोशल सिक्योरिटी का भी एक्सपर्ट रहा हूं। ठीक है। मैं इनामुल हक साहब से कहता था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कि आप इसको कैटेगराइज करें ABC, कि यार मैं रोड पे कमा रहा हूं, मुझे भी सेहत कार्ड मिल गया है, मुझे क्यों मिल गया यार, क्यों मिला? ओके सर, मैं लास्ट, अब प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, एक लास्ट मुझे इस्लामाबाद F9 पार्क में जो वाक़या हुआ मिस्टर बाब, ज़ाहिर है वो पहले क्लेम किया गया कि शायद ज़बरदस्ती की गई, उस लड़की के साथ ज़्यादती की गई, उस पर पूरा पुलिस ने स्केचेस बनाए, लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की, उनका मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद आज थोड़ी सी डिफरेंट रिपोर्ट आ गई कि शायद उस लड़की ने खुद से प्रोपोगेट किया सारा इस चीज़ को। क्या वाक़या हुआ मिस वो? इनफैक्ट उसने जब पहले केस किया लड़की ने, तो उसने यही शो किया कि जैसे कि उसके साथ जो है वो ज़्यादती हुई है। ठीक है। लेकिन जो है लेटर ऑन बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे मिल गए जिससे ये लड़के ने इस बात को साबित कर दिया कि ये विद कंसेंट था। ठीक है। तो डेफिनेटली जब उसने जब उसको इस बात पे सज़ा मिली, पहले लड़के को सज़ा मिली, वो जब वापस ऊपर आया, अपील में आया, उसने वहाँ पे यही कहा कि ये मैं ज़बरदस्ती नहीं हुआ, बल्कि इसको हम म्यूचुअल कॉन्सेंट। ओके, म्यूचुअल कॉन्सेंट से हुआ। अब वो जो म्यूचुअल कॉन्सेंट था उसके ऊपर जो है वो बेसिकली तो सज़ा अब दोनों के लिए बनती है। ठीक है। क्योंकि ये बात एक बड़ी क्लियर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ में, कि जो क्राइम होता है वो अगेंस्ट स्टेट होता है, वो अगेंस्ट पर्सन नहीं होता। तो अगर कोई ज्यादती हो रही है तो डेफिनेटली वो सिर्फ पर्सन के अगेंस्ट नहीं देखी जाएगी, वो हमेशा देखी जाएगी कि उससे पूरी स्टेट में क्या जो है वो असर हो रहा है, उसके क्या असरात हैं और उसके लेटर ऑन क्या है। तो इसलिए इस केस में बेसिकली तो दोनों को ही सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी जो है इस मामले को जो है सारा दिन मीडिया इसी चीज़ को प्रोपोगेट करता रहा, दिखाता रहा, और शायद जो दिखाता रहा वो असल कहानी नहीं थी। असल कहानी अब सामने आई कि दैट इट वाज अ म्यूचुअल कंसेंट, और इस पर ही फैसला हुआ है। एडवोकेट रुबाब, लेकिन इसके ऊपर टाइम शॉर्ट है, प्लीज जस्ट टेक। ये आपको याद होगा कि ये सारा सोशल मीडिया का लगते हैं, मुझे अल्लाह माफ करे, ऐसे काम होने तो नहीं चाहिए ना, इसको डिफेंड किया जा सकता है। आपको याद होगा कि मीनार पाकिस्तान वाले वाकया, तो ये व्यूअरशिप लेने के लिए हम कहां किस लेवल तक चले जाते हैं। बेहिसी की इंतहा है, और हम लोगों में बेशर्मी की एक्चुअली इंतहा हो चुकी है इस तबके के अंदर, और फिर प्रमोट करने वालों को भी सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। नाज़रीन, आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। कल हाजिर होंगे दोबारा नई बात के साथ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।